नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल बाय MD धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 12वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मैराथन क्लास 4th रहने वाला है। और आज के इस मैराथन क्लास 4th में ना हम लोग तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज के बारे में जानेंगे। और आज का जो क्लास रहेगा ना, इसमें ना इन चारों टॉपिक में से ना जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं ना, उसमें टोटल प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ उसमें। ठीक है। और हम लोग का जो प्रश्न रहेगा ना वो हम लोग का 30 प्रश्न रहेगा। टोटल कितना? तो 30 प्रश्न रहेगा। तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को मेरे आंसर देने से पहले ना खुद उसका आंसर देना है। और उसके बाद आप लोग को ट्राई करना है कि आप लोगों का इन 30 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही होता है, ये देखना है। ठीक है। और आप लोग ना मुझे बताओगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी तैयारी को खुद चेक करो आप लोग। ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर हम लोग नहीं करते हैं, फटाक से आज का जो मैराथन क्लास 4 है ना उसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग ना इस क्लास को कर लेने के बाद ना इसका जो PDF रहेगा ना वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो जाकर के सर्च कीजिए बाय MD धीवर करके। और अगर आप लोग का इसका लिंक नहीं मिलेगा ना तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक डाल दूंगा। तो वहाँ से आप लोग सीधा मेरे चैनल पर जा सकते हो। और इसका जितना भी इसका PDF रहेगा ना उसके सारे PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। और प्रत्येक क्लास की जितनी भी PDF होती है ना, सारे क्लास की PDF को मैं अपने चैनल पर डाला हुआ हूँ। तो जा करके वहाँ चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियोस को फटाक से स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि इस प्रकार की जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ ना सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए फटाक से क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, मेरे आंसर देने से पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है आप लोग को। ठीक है। और इसको ना मैं आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। जो मैंने अपने ना पढ़ाई के दौरान समझे उन सारी चीज़ को आप लोग को बताने की कोशिश करूँगा बहुत सरल तरीके से। तो चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा आर्य भाषा समूह में नहीं माना जाता? तो आप लोगों को बताना है कि ऐसा कौन सा जो भाषा है ना वो आर्य भाषा समूह में नहीं माना जाता, आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी लैटिन या ऑप्शन डी फारसी। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए, फिर इसका विस्तार पूर्वक आंसर मैं आप लोगों को दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर है चीनी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो निम्न में से कौन सा आर्य भाषा समूह का नहीं माना जाता? आर्य भाषा समूह का जो नहीं माना जाता ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए चीनी भाषा है। ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन बी संस्कृत है, उसके अलावा ऑप्शन सी लैटिन है और ऑप्शन डी जो है ना फारसी। ये तीनों जो भाषा है वो आर्य भाषा समूह का माना जाता है, लेकिन नहीं जो माना जाता है वो चीनी भाषा को ना आर्य भाषा समूह को नहीं माना जाता। तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर है चीनी भाषा करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट अंदाज में नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। बाल्टी शब्द है, तो आप लोगों को बताना है कि ये जो बाल्टी शब्द है ना वो कौन से भाषा का शब्द है, आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए शंकर, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज या ऑप्शन डी विदेशी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहला। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी विदेशी शब्द करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला ये जो बाल्टी शब्द है ना, बाल्टी शब्द जो आया है वो विदेशी भाषा से आया है। कैसे? तो अगर आप लोगों ने ना मेरा पिछला क्लास को नहीं देखा होगा ना तो मैंने इसी चैनल पर हिंदी भाषा का जितने भी अभी क्लास लिया हो ना सारे क्लास का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। तो जाइए जाकर के ना तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज करके एक टॉपिक है उसे देख लीजिए। तो उस टॉपिक में मैंने आप लोग को ना बहुत सरल तरीके से समझाया हुआ है सारे शब्द कहाँ कहाँ से किस प्रकार से आए। और ये जो आप लोग का बाल्टी जो शब्द है ना वो विदेशी शब्द है। अब विदेशी शब्द में कहाँ से आया ना, तो ये जो बाल्टी जो शब्द है वो आप लोग का पुर्तगाली शब्द है। और पुर्तगाली शब्दों में से कहाँ से क्या क्या शब्द आया मैंने आप लोग को सारा चीज़ बताया हुआ है। एक बार और आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप लोग। ठीक है। मैंने आप लोग का जो पुर्तगाली शब्द है ना वो क्या क्या है ये सारा चीज़ ना एक कहानी के माध्यम से बताया था। मैंने बताया था ना कि देखो पुर्तगाल जो एक देश है ना, तो पुर्तगाल से एक जो नाविक था ना वास्को डी गामा जो 1498 में आया था, तो वो हमारे भारत में आया था। और भारत में किस में आया था? तो नाव में आया था। ठीक है। और नाव में आया था तो क्या क्या लेके आया था?
मैंने बोला था ना वो नाव में अपने नहाने के लिए बाल्टी लेके आया था, उसके अलावा तौलिया लेके आया था, उसके अलावा आलपिन लेके आया था, अलमारी लेके आया था, चाबी लेके आया था। और चाबी क्यों लाया था? तो अलमारी को खोलने के लिए आप लोगों को चाबी चाहिए ना जी। उसके अलावा फीता लेके आया था, लंबा लंबा बाल है तो फीता को बाल को गाँथने के लिए, है ना। उसके अलावा तंबाकू खाता था तो तंबाकू धर के लेके आया था। और उसके अलावा क्या लाया था? तो कमीज लेके आया था। उसके अलावा क्या लाया था? तो पिस्तौल लेके आया था, बंदूक जो जानते हो ना पिस्तौल, तो वो लेके आया था। तो इन सारी चीज़ को लेकर के आया था। मैंने आप लोग को बताया था कहानी के माध्यम से। तो पहले नहाने के लिए बाल्टी लाया, बाल्टी के साथ अलमारी लेके आया क्योंकि अपने कपड़े रखने के लिए, बाल्टी के साथ साथ वो चाबी लेके आया, अलमारी को खोलने के लिए तंबाकू लेके आया, इतने सारी चीज़ लेकर के आया। तो इन सारी शब्दों को आप लोगों को याद रखना है एक कहानी के माध्यम से ना, तब आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो बाल्टी वाला जो शब्द है ना, वो विदेशी शब्द हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। अगर यहाँ पुर्तगाली शब्द दिया होता तो हम लोग पुर्तगाली को करेक्ट मानते, लेकिन पुर्तगाली नहीं दिया है ना, तो विदेशी दिया, तो विदेशी शब्द को हम लोग करेक्ट मानेंगे। ऐसे ही आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है, मैंने आप लोग को बताया हुआ था। चलिए अब हम लोग ना प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। खीर का तत्सम शब्द है ऑप्शन ए रबड़ी, ऑप्शन बी क्षीर, ऑप्शन सी क्षीर या ऑप्शन डी दुग्ध। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी क्षीर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो खीर का तत्सम शब्द बोला है, तत्सम मतलब संस्कृत के समान, मतलब संस्कृत में होना चाहिए वो शब्द बोला है। और खीर जो संस्कृत भाषा में जो लिखा जाता है ना, उसे खीर लिखा जाता है, मतलब क्षीर लिखा जाता है, ठीक है। ये जो छत्री और क्षीर लिखा है ना, वो ही करेक्ट होगा, ठीक है। ये सी वाला क्षीर नहीं होगा, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और तत्सम शब्द किसे कहते हैं मैंने आप लोग को समझाया था ना, एक बार और समझा देता हूँ तत्सम शब्द किसे कहते हैं, ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा, ठीक है। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के किसी शब्द को सीधे सीधे उठा करके हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं, मतलब ले लिया जाता है, उसे हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। कैसे? तो आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप लोग, ठीक है। मैं अगर एक संस्कृत में लिख देता हूँ, तत्सम शब्द में लिख देता हूँ नेत्र, क्या लिख देता हूँ? मैं लिख दिया नेत्र। नेत्र जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, मतलब तत्सम शब्द है। अगर मैं इसे हिंदी भाषा में सेम टू सेम नेत्र लिख दिया, क्या सेम टू सेम हिंदी भाषा में नेत्र लिखकर इसका प्रयोग किया, तो वो तत्सम शब्द कहलाएगा। ये आप लोगों को समझ में आया। और तद्भव शब्द, उसके अलावा बता दे रहा हूँ, और तद्भव शब्द वे शब्द कहलाएंगे जो संस्कृत भाषा के शब्द को सीधे सीधे प्रयुक्त ना करके उसके रूप को परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयुक्त किया जाए। अब परिवर्तन करने का मतलब क्या है? नेत्र को हम लोग और क्या कहते हैं? नेत्र को हम लोग आँख बोलते हैं। क्या कहते हैं? तो आँख बोलते हैं। तो अगर मैं संस्कृत भाषा के नेत्र को, इसके रूप को परिवर्तित करके हिंदी भाषा में अगर मैं आँख लिखता हूँ, तो वो तद्भव भाषा कहलाएगा। मतलब तत्सम में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, संस्कृत में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, उसके रूप को बदलकर अगर मैं हिंदी में प्रयुक्त करता हूँ, तो वो कहलाएगा तद्भव कहलाएगा। तो आप लोगों को तत्सम और तद्भव में अंतर समझ में आया ना। तत्सम वे शब्द होंगे जो सीधे सीधे संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त करेंगे। तद्भव वे शब्द होंगे जिसे सीधे सीधे उसके शब्द को प्रयुक्त ना कर उसके रूप में रूपांतरण करके, मतलब उसके शब्द में रूपांतरण करके ना प्रयुक्त किया जाए, तो वो तद्भव कहलाएगा। तो आप लोगों को तत्सम और तद्भव में अंतर समझ में आया ना। तो चलिए इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी क्षीर जो लिखा है ना, वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप लोगों को समझते हुए चलना है, ठीक है। उसके अलावा देशज और विदेशज के बारे में भी आप लोग को बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। उसके बारे में भी आप लोग को अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। लोटा शब्द है ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी विदेशी या ऑप्शन डी देशज। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी देशज करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो लोटा जो शब्द है ना, वो आप लोगों का देशज शब्द है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि सर ये देशज क्या होता है। तो देशज के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लो कि देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो देशी जो बोली है ना, उससे उत्पन्न होता है। मतलब बोलचाल की भाषा में जो उपयोग किया जाता है ना, उसे देशज शब्द कहते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना है। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो ये जो लोटा है वो देशज हो जाएगा। उसके अलावा हम लोग बोलते हैं ना कि गड़बड़ हो गया, तो ये जो गड़बड़ है वो आप लोग का देशज हो गया। उसके अलावा खिड़की, पगड़ी,
चमड़ी, ये जो शब्द है ना वो आप लोग का देशज कहलाएगा। मतलब देशी भाषा, मतलब जो आसपास की जो बोलचाल की भाषा है ना उस पर आधारित जो भाषा है ना उसे हम लोग देशज भाषा कहते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना है। ख़ास तौर से हमारे जो छत्तीसगढ़ी जो जो बोलचाल है ना उसमें जो यूज़ होता है ना वो देशज कहलाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देशज करेक्ट हो जाएगा। हम जानते हैं ना लोटा को विशेष तौर पे प्रयुक्त करते हैं ना छत्तीसगढ़ी में हम लोग, है ना, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए अब हम लोग ना प्रश्न क्रमांक 5 को पढ़िए। कैंची किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी जापानी, ऑप्शन सी तमिल या ऑप्शन डी तुर्की। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए। अगर मेरा पिछला क्लास को देख लिए होंगे ना तब आसानी से इसका आंसर दे सकते हो आप लोग, ठीक है। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, तुर्की करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो कैंची शब्द है ना वो किस भाषा के हैं? तो कैंची जो शब्द है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, तुर्की भाषा के शब्द है। ये बात आप लोग को याद रखना है। और मैंने आप लोग को तुर्की भाषा में कौन कौन से शब्द आते हैं इसके लिए एक कहानी बताया हुआ था अपने पिछले क्लास में। तो नहीं देखा होगा तो जा कर के देख लीजिए, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगा, ठीक है, ऐसे शब्द को समझने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग को बता दूँ ना तुर्की भाषा में कौन कौन से शब्द हैं। तो आप लोग ये जानते हो ना तुर्किन किसे कहते हैं? जो गांव में होते रहते होंगे ना उनको पता होगा तुर्किन कौन होता है। तो तुर्किन जो होता है ना वो पता होगा, जो आप लोग का टिकली फुंदरी बेचते हुए रहता है, जो बाजार में बेचने आता है या गांव में ऐसे टोकरी में धर करके आता है टिकली फुंदरी बेचने के लिए। तो आप मान लो ये जो तुर्की है ना वो तुर्किन है, ठीक है, ये मानना है। तो वो क्या क्या रखा है अपने पास? तो वो तुर्किन है ना वो खुद एक बेगम है। कौन है? तो बेगम है। तो बेगम जो शब्द है वो आप लोग का तुर्की भाषा का होगा। उसके अलावा वो कैंची रखा हुआ है, उसके अलावा वो कलगी रखा हुआ है, उसके अलावा वो चम्मच रखा हुआ है, उसके अलावा तोप रखा हुआ है, कोई लागेगा तो तोप से उड़ा दूंगा बोल के, उसके अलावा बारूद रखा हुआ है, ठीक है, और उसके अलावा खंजर रखा है। क्या? खंजर मतलब चाकू जैसा जो होता है ना, खंजर जानते होंगे आप लोग, ठीक है। उसके अलावा वो चेचक है उसको, ठीक है, चेचक जो बीमारी होता है पता है ना, तो वो चेचक है उसके पास। और उसके अलावा उसको तमाशा करते हैं, तो तमाशा जो शब्द है ना वो भी आप लोग का चेचक शब्द हो जाएगा। उसके अलावा बावर्ची, तो बीच में खाने की ज़रूरत पड़ेगी तो बावर्ची रख लेते हैं, तो ये जो बावर्ची शब्द है वो भी आप लोग का तुर्की हो जाएगा। तो वो तुर्किन जो है ना वो इतनी सारी जो चीज़ है वो रखा है, और वो चीज़ क्या है? वो आप लोग का तुर्की शब्द है। ये बात आप लोग को ऐसे ही समझोगे, कोई और शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि शब्द को मैं मिलाते हुए समझ लूँ, ऐसी कुछ नहीं है, ठीक है। ये बात आप लोग को याद रखना है। आपको याद रखने के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक बनाना ही पड़ेगा, और ट्रिक के लिए मैं आप लोग को कहानी के थ्रू ना समझाऊंगा ना तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ जो एक वो तुर्किन रहती है ना जिसके पास कैंची है, कलगी है, बेगम है, वो जो तुर्किन है वो खुद, उसके पास चम्मच है, तोप है, बारूद है, उसके अलावा खंजर है, कलगी है। तो इतनी सारी चीज़ आप लोग समझोगे ना तभी आप लोगों को आसानी से आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहानी के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ हमेशा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित में से फारसी शब्द है? ऑप्शन ए स्कूल, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी दुकान या ऑप्शन डी कल्प। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी दुकान करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो निम्न में से फारसी शब्द है बोला है, तो फारसी शब्द जो है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो दुकान है ना वो आप लोग का फारसी शब्द हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दुकान करेक्ट हो जाएगा। मैंने आप लोग को बोला था कि कुछ कुछ ऐसे शब्द होंगे ना जिसे आप लोगों को रटने ही पड़ेंगे, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ये मैंने आप लोग को बताया था। तो ये जो दुकान है वो फारसी का शब्द है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ये ऐसा कर सकते हो आप लोग, एक फारसी जो रहता है ना अपने बगल की दुकान में, तो वो फारसी है, और दुकान खोला है, कौन खोला है? तो वो फारसी खोला है दुकान। तो ऐसे आप लोग सिंपल याद रख सकते हो, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी भाषा के शब्द भंडार में शामिल तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए वंश, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी पंख या ऑप्शन डी टिस। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी पंख करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो निम्न में से कौन सा शब्द हिंदी भाषा के शब्द भंडार में शामिल तद्भव शब्द है बोला है? तो तद्भव जो शब्द है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी पंख करेक्ट हो जाएगा। और मैंने आप लोग को बताया था ना कि तद्भव क्या होता है। तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं ना उसके रूप परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं।
और ये जो पंख है उसका, अगर मैं बोलूँ ना, ये जो पंख है उसका तत्सम शब्द मतलब संस्कृत का शब्द, तो ये पंख का जो तत्सम शब्द मतलब संस्कृत के जो शब्द है ना वो आप लोग का पक्ष हो जाएगा। क्या होगा? तो वो आप लोग का पक्ष हो जाएगा। ये जो पक्ष है ना वो आप लोग का संस्कृत के तत्सम शब्द है और इसके शब्द को रूप में परिवर्तन करके ना ये जो पंख है वो ले लिया गया है। ये बात आप लोग को समझ में आया? तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंख करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पंख का संस्कृत रूप जो होगा वो पक्ष हो जाएगा। ये बात आप लोग को याद रखना है। उसके अलावा ये जो ऑप्शन नंबर है वंश और उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी बाघ, ये दोनों जो शब्द है ना वो आप लोगों का तत्सम शब्द हो जाएगा। क्या शब्द होगा? तो तत्सम शब्द होगा। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। वकील किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी तुर्की या ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहला आप। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी अरबी करेक्ट हो जाएगा। तो जो वकील जो शब्द है ना वो आप लोगों का अरबी भाषा का शब्द है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसे आप लोगों को रटने ही पड़ेंगे, उसका कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास। ठीक है, तो ये बात आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। योग ऋण शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी घुड़सवार, ऑप्शन सी लंबोदर या ऑप्शन डी नाक। तो एक बात आप लोग को बता दूं मैं, अगर आप लोगों ने मेरा पिछला क्लास नहीं देखा होगा ना तो पिछला क्लास को देख लीजिए। उसमें मैंने आप लोगों को ना रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द क्या होता है तीनों के बारे में विस्तार पूर्वक बता दिया है। और अगर आप लोगों ने देखा होगा ना तो बताइए ये आंसर आप लोगों से गलत नहीं होने चाहिए। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी लंबोदर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला मैं आप लोगों को ना तीनों को समझा देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहला रूढ़ शब्द क्या शब्द? तो सबसे पहला रूढ़ शब्द क्या होता है ये बात आप लोग जान लो। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिसके खंड या टुकड़ा करने से किसी भी प्रकार का अर्थ नहीं निकलता, वो आप लोग का रूढ़ शब्द कहलाता है। कैसे? तो थोड़ा सा एक आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि मैं लिख दिया जल, जल का क्या मतलब है? तो जल का मतलब होता है वो पानी हो जाता है, आप लोग को पता होगा। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसका खंड या टुकड़ा कर देता हूँ, जैसे कि ज को अलग कर देता हूँ और ल को अलग कर देता हूँ, तो वो किसी प्रकार का अर्थ निकलेगा क्या? आप लोग ये बताओ, ये ज बोलने से किसी प्रकार का अर्थ निकल रहा है क्या? कोई मतलब हो रहा है क्या? या ये ल बोलने से कोई मतलब हो रहा है क्या? कोई अर्थ निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है ना। और अगर ये दोनों एक साथ है तो वो जल कहला रहा है और जल का मतलब क्या निकल रहा है कि पानी है। तो रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो इसका खंड या टुकड़ा करने पर किसी भी प्रकार के अर्थ नहीं देता, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और दोनों जब एक में रहता है तो एक अर्थ निकलता है ना। तो जो खंड और टुकड़ा करोगे तो इस पर उसमें किसी भी प्रकार का अगर अर्थ नहीं निकलेगा तो वो रूढ़ शब्द कहलाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। ये समझ में आया फर्स्ट वाला आप लोगों को। उसके अलावा ये जो आप लोग को दिया है योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी साधारण अर्थ का और उसके अलावा योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी साधारण अर्थ का बोध ना करा करके विशेष लाक्षणिक अर्थ का बोध कराता है। मतलब ये जैसे कि एग्जाम्पल ले लो आप लोग, ये जो लंबोदर लिखा हुआ है वो, ये जो लंबोदर शब्द लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? आप लोग क्या लंबोदर का मतलब लंबोदर समझ रहे हो क्या? आप लोगों को माइंड में आ रहा है ना कि लंबोदर का मतलब हाँ भगवान गणेश है, जिसका लंबा उदर हो, जिसका पेट जो बाहर निकला हो वो भगवान गणेश जी है, वो लंबोदर कहलाता है। तो ये शब्दों का जो लिखा हुआ है वो शब्दों का अर्थ ना बता करके विशेष विलाक्षणिक अर्थ बता रहे हैं ना, तो वो आप लोगों का योग रूढ़ शब्द कहलाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तीसरा आप लोगों का होता है यौगिक शब्द। कौन सा शब्द? तो यौगिक शब्द आप लोगों को तीसरा होता है। अब ये यौगिक शब्द क्या होता है? तो यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिस शब्द को खंड या टुकड़ा करने पर ना उसका अलग अलग अर्थ देता है। जैसे मैं लिख देता हूँ विद्यालय, ठीक है, क्या लिखता हूँ? तो ये लिख देता हूँ विद्या लय लिख देता हूँ, ठीक है, विद्यालय हो गया, ठीक है।
तो आप लोग मुझे ये बताओ कि मैं विद्या को अलग काट दूं, उसके बाद आलय को अलग कर दूं तो क्या होगा? विद्या का अलग हो जाएगा और आलय का अलग हो जाएगा। सिर्फ विद्यालय नहीं, आलय भी आता है, ठीक है। ये बात आप लोग को याद रखना है अगर इसका संधि विच्छेद करो तो विद्या को अलग लिखे हो तो विद्या का मतलब क्या होता है कि हाँ, कि आप लोग पढ़ने लिखने वाली बात जो विद्या है वो हो जाएगा। और आलय को मैं अलग कर दूं तो क्या होगा? वो आप लोग का आलय अलग हो जाएगा। अगर इससे समझ में ना आए ना तो एक शब्द मैं आप लोगों के लिए और लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ रेलगाड़ी। क्या लिख देता हूँ? तो रेल लिख देता हूँ और गाड़ी लिख देता हूँ, गाड़ी ऐसे। तो एक साथ जो ये है ना तो वो क्या कहलाएगा? रेलगाड़ी। अगर कि एक शब्द में है ना तो वो आप लोग का जो यौगिक शब्द है वो हो जाएगा। अगर मैं इसको दो भाग में अलग अलग काट देता हूँ तो रेल का मतलब अलग हो जाएगा कि हाँ, जो ट्रेन चलती है वो रेल हो जाता है। गाड़ी का मतलब ये हो जाएगा कि विभिन्न प्रकार की जो गाड़ी होती है ना, चाहे वो मोटरसाइकिल हो चाहे वो फोर व्हीलर हो, दोनों गाड़ी ही कहलाता है। तो दोनों का जब मैं खंड या टुकड़ा करता हूँ तो उसका अलग अलग अर्थ बताता है ना, और एक में करता हूँ तो उसका एक अर्थ बताता है। तो यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो जिस शब्द के ना खंड या टुकड़ा करने पर अलग अलग अर्थ का बोध कराए, वो यौगिक शब्द कहलाता है। ये तीनों को आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 को पढ़ो। योग रूढ़ शब्द कौन सा है बोला है? तो योग रूढ़ शब्द लंबोदर होगा ना जी, जो किसी साधारण अर्थ का बोध ना करा करके विशेष व लाक्षणिक अर्थ का बोध कराए, तो वही ना आप लोग का लंबोदर कहलाएगा, योग रूढ़ शब्द कहलाएगा जी। हैं तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी लंबोदर करेक्ट हो जाएगा। इतना सारा एग्जाम्पल दे करके समझाने का मेरा मतलब यह है कि आप लोग एक बार याद रखो तो भूलो मत कभी। आप लोग केवल इस एग्ज़ाम के लिए नहीं, आने वाले अनेक जो एग्ज़ाम होंगे ना उसके लिए भी आप लोग का तैयारी रहे, इसलिए मैं आप लोगों को इतनी सारी बातें बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे। ऑप्शन ए, वे बोलने में सरल हो। ऑप्शन बी, उसका निश्चित अर्थ हो। ऑप्शन सी, वे वाक्य में प्रयुक्त हो। या ऑप्शन डी, वे भाषा में प्रयोग किए हो। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, उसका निश्चित अर्थ हो, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे, तो कैसे कहे जाएंगे? चलिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देकर के समझाता हूँ। अगर मैं आप लोगों को ये लिख दूँ, जल लिख दूँ, ठीक है, तो जल का मतलब क्या होता है आप पानी समझ जाओगे। अगर मैं उसी शब्द को अगर मैं लज लिख दूँ तो इसका कोई मतलब समझ में आ रहा है क्या? ये जो लज लिखा है उसका कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसका कोई मतलब होगा क्या इस शब्द का? प्रश्न क्रमांक 10 का कहने का मतलब यही है, शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे जब उसका एक निश्चित अर्थ हो। तो जल लिखने से उसका एक निश्चित अर्थ निकल रहा है कि पानी, हाँ, पीने के लिए जो यूज होता है वो पानी हो जाएगा। अगर मैं लज लिखता हूँ तो उसका किसी प्रकार से मतलब होगा क्या? नहीं ना होगा। तो उसी प्रकार से कहा गया है कि शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे जब उसका निश्चित अर्थ हो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में विदेशी शब्द हैं। ऑप्शन ए खिड़की, ऑप्शन बी धुआं, ऑप्शन सी ठेस या ऑप्शन डी मुकदमा। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी मुकदमा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो निम्न में से विदेशी शब्द है बोला है, तो जो विदेशी शब्द है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी मुकदमा है। तो अब आप लोग ये जान लो कि ये मुकदमा जो है ना वो किस भाषा का शब्द है। तो ये जो मुकदमा है ना वो उर्दू भाषा का शब्द है। क्या? तो उर्दू भाषा का शब्द है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। चाय किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी चीनी या ऑप्शन डी जापानी। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। मेरे ख्याल से ये वाला जो प्रश्न है आप लोगों के लिए सरल होगा, क्योंकि ये ना आप लोग का ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब आप लोगों के लिए ना थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी चीनी करेक्ट हो जाएगा। तो चाय किस भाषा का शब्द है बोला है, तो चाय जो शब्द है ना वो आप लोग का चीनी भाषा शब्द है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और मैंने आप लोग को बोला भी था कि ये थोड़ा सा लॉजिक वाला प्रश्न है। तो चाय से आप लोग को क्या समझ में आता है कि हाँ, चीनी वाला जो शब्द है ना वो आप लोग का चाय हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। जलज है ऑप्शन ए निरर्थक शब्द, ऑप्शन बी रूढ़ शब्द, ऑप्शन सी योग रूढ़ शब्द या ऑप्शन डी देशज शब्द। मैंने आप लोग को समझाया था चारों के बारे में। तो क्या इसका आंसर होगा, सबसे पहला खुद से बताइए आप लोग।
तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी योग रूढ़ शब्द करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो जलज जो है ना वो योग रूढ़ शब्द है, ये बात आप लोग को याद रखना है। और मैंने आप लोग को समझाया था ना कि योग रूढ़ शब्द क्या होता है। तो योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी साधारण अर्थ का बोध ना करा कर कि विशेष लाक्षणिक अर्थ का बोध कराता है, वो आप लोग का योग रूढ़ शब्द कहलाता है। और सबसे पहले आप लोग ये पढ़ो इसको, जलज जो लिखा है वो, जलज से आप लोग को क्या समझने को मिलता है, क्या सीखने को मिलता है कि जलज जो है उसका जो अर्थ होता है वो पानी में जन्म लेने वाला, मतलब जल में उत्पन्न होने वाला या जल में ही जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं, हम लोग जलज कहते हैं। तो ये जो जलज शब्द लिखा है वो अपने शब्द का नॉर्मल अर्थ बता रहा है क्या, नहीं न बता रहे हैं, विशेष लाक्षणिक अर्थ न बता रहे हैं। जलज मतलब जल में जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला मतलब जो लाक्षणिक अर्थ बताते हैं वो कौन सा क्या कहलाता है, तो वो आप लोग का योग रूढ़ शब्द कहलाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। अंधकार कैसा शब्द है, ऑप्शन ए देशज, ऑप्शन बी विदेशज, या ऑप्शन सी तद्भव, या ऑप्शन डी तत्सम। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी तत्सम करेक्ट हो जाएगा। मैंने आप लोग को बताया था ना कि तत्सम शब्द क्या होता है। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं ना, सीधे उस शब्द को उठा करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाए या अन्य भाषा में प्रयुक्त किया जाए वो तत्सम कहलाता है। और ये जो आप लोग का अंधकार जो शब्द है वो संस्कृत के शब्द हैं, ये बात आप लोगों को याद रखना है, मैंने बोला था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और ये जो अंधेरा जो शब्द है ना उसका अगर कि मैं तद्भव रूप बोलूँ ना तो वो अंधेरा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो अंधेरा जो होगा ना वो इसका तद्भव रूप होगा जाएगा, हिंदी में प्रयुक्त हो जाएगा, ये बात आप लोग को याद रखना है। तत्सम शब्द अंधकार कहलाएगा और तद्भव शब्द जो रहेगा वो अंधेरा कहलाएगा, उसका परिवर्तित रूप। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। अचरज कैसा शब्द है, ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी विदेशज, ऑप्शन सी तत्सम, या ऑप्शन डी देशज। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है तद्भव करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो ये जो अचरज जो शब्द है ना वो आप लोग का तद्भव हो जाएगा। और अगर मैं आप लोग को बताऊं ना, ये जो अचरज है ना उसका जो अर्थ होता है वो आश्चर्य होता है। आप लोगों को पता होगा आश्चर्य, अचंभव जो बोलते हैं ना हम लोग ना, तो वो आप लोग का आश्चर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आश्चर्य हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। और ये जो आश्चर्य जो शब्द है वो तत्सम शब्द है, ये बात आप लोग को रखना है। और ये जो तत्सम शब्द है उसका अगर कि मैं बदला हुआ रूप, परिवर्तित रूप बोलूँ ना, मतलब तद्भव बोलूँ ना, तो वो अचरज कहलाएगा। हम लोग बोलते हैं ना आप लोग देशी भाषा में कि मैं बहुत ज़्यादा अचरज में पड़ गए रहे हूँ, तो ये जो शब्द है वो आप लोग का तद्भव शब्द कहलाएगा, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तद्भव शब्द करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। आलस्य कैसा शब्द है, ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी तत्सम, ऑप्शन सी विदेशज, या ऑप्शन डी देशज। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी तत्सम करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो ये जो आलस्य जो शब्द है ना वो आप लोग का तत्सम शब्द है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ये जो आलस्य का अगर कि मैं तद्भव की बात करूँ ना, तो आलस्य का जो तद्भव है वो आलस हो जाएगा। क्या होगा, तो आलस हो जाएगा, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। अदरक कैसा शब्द है, ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी देशज, ऑप्शन सी तत्सम, या ऑप्शन डी विदेशज। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर है तद्भव शब्द करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो ये जो अदरक शब्द है ना वो आप लोगों का तद्भव शब्द है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और उसके अलावा ये जो अदरक लिखा है उसका मैं तत्सम की बात करूँ ना, तो ये जो अदरक लिखा है उसका तत्सम जो होगा ना वो आप लोग का आर्द्रक हो जाएगा। क्या होगा, तो ये जो रहेगा ना आर्द्रक, ये हो जाएगा आप लोगों का। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है, आर्द्रक जो है ना वो आप लोग का तत्सम हो जाएगा और अदरक जो लिखा है वो आप लोग का तद्भव अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों को बताने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए प्रश्न में कि ये जो आर्द्रक है वो आप लोग का कौन सा शब्द है, तो आप लोग बता पाओगे ना कि तत्सम है। और नॉर्मल बोल दिया जाए अदरक कौन सा है, तो तब आप लोग बता पाओगे ना कि तद्भव है। तो ये अंतर पर कर पाओ, इसलिए मैं दोनों को बताते हुए चल रहा हूँ।
रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। उत्साह कैसा शब्द है? ऑप्शन ए विदेशज, ऑप्शन बी तत्सम, ऑप्शन सी तद्भव या ऑप्शन डी देशज। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए तत्सम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो उत्साह जो शब्द है ना वो आप लोग का तत्सम शब्द है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ये जो उत्साह है ना उसका अगर कि मैं तद्भव की बात करूँ ना तो इसका तद्भव शब्द जो होगा वो उत्साह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो उत्साह हो जाएगा। क्या? तो ये जो उत्साह लिखा है वो तद्भव रूप हो जाएगा और ये जो उत्साह है ना वो आप लोग का तत्सम रूप हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तत्सम करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन ए उज्ज्वल, ऑप्शन बी उच्च, ऑप्शन सी उजाला या ऑप्शन डी उत्साह। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी उजाला करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 19 में क्या बोला है? निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है बोला है। तद्भव मतलब हिंदी वाली जो भाषा होगा उसे हम लोग को छांटना था। तो ऑप्शन नंबर सी उजाला जो है ना वो तद्भव रूप हो जाएगा, ये बात आप लोगों को याद रखना है। अगर मैं आप लोगों से बोलूँ ना ये जो उजाला है उसका तत्सम रूप क्या होगा, तो उजाला का जो तत्सम रूप है वो आप लोग का उज्ज्वल हो जाएगा। क्या होगा? तो उज्ज्वल हो जाएगा, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। टकसाल शब्द निम्नलिखित वर्गों में से खाली स्थान वर्ग में आता है। ऑप्शन ए विदेशज, ऑप्शन बी तत्सम, ऑप्शन सी देशज या ऑप्शन डी तद्भव। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी तद्भव करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो टकसाल जो शब्द है ना वो आप लोगों का तद्भव शब्द है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ये जो टकसाल जो शब्द है ना उसका अगर कि मैं आप लोग को तत्सम रूप को बताऊँ ना तो इसका तत्सम जो रूप है वो टंकशाला हो जाएगा। क्या? तो टंक और ये जो शाला जो है ना वो आप लोग का इसका तत्सम रूप हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी तद्भव करेक्ट हो जाएगा। तो इन दोनों शब्दों को आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए। आसरा कैसा शब्द है? ऑप्शन ए देशज, ऑप्शन बी विदेशज, ऑप्शन सी तद्भव या ऑप्शन डी तत्सम। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी तद्भव करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो आसरा जो शब्द है ना वो आप लोग का तद्भव शब्द है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और आसरा का मतलब क्या होता है? आसरा का मतलब सहारा देना होता है ना, सहारा होता है ना, जी हाँ आप लोग को पता होगा ना। और इसके अलावा ये जो आसरा है ना उसका मैं अगर कि तत्सम की बात करूँ तो आसरा का जो तत्सम है ना वो आप लोग का आश्रय हो जाएगा। क्या होगा? तो आश्रय हो जाएगा। तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है इन दोनों के बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। अट्टालिका का तद्भव रूप है। ऑप्शन ए अटल, ऑप्शन बी अटाला, ऑप्शन सी अटारी या ऑप्शन डी अटारा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी अटारी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो अट्टालिका जो है ना वो आप लोगों का तत्सम शब्द है, ये बात आप लोग को याद रखना है। और ये जो अट्टालिका है उसका जो तद्भव जो रूप है ना वो अटारी हो जाएगा। तो इन दोनों शब्दों को आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से पढ़िए। निम्न शब्दों में तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए वत्स, ऑप्शन बी खेत, ऑप्शन सी पिता या ऑप्शन डी राय। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए वत्स करेक्ट हो जाएगा। तो निम्न में से तत्सम शब्द को पूछा गया है तो जो तत्सम शब्द होगा वो वत्स ना होगा जी। और वत्स का मतलब क्या होता है? बच्चा होता है। क्या होता है? तो बच्चा होता है वत्स का मतलब, आप लोगों को पता होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए वत्स करेक्ट हो जाएगा, जो तत्सम शब्द है वो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यान से पढ़िए। परिवा का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए परवा, ऑप्शन बी परेवा, ऑप्शन सी प्रतिपाद या ऑप्शन डी परिवा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए।
तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी प्रतिपाद करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो परिवा जो शब्द है ना उसका अगर मैं तत्सम रूप की बात करूँ ना तो वो प्रतिपाद हो जाएगा। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रतिपाद करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यान से पढ़िए। इनमें से तद्भव शब्द है ऑप्शन ए मरकटी, ऑप्शन बी फांसी, ऑप्शन सी पुत्रवधू या ऑप्शन डी त्रिगुण। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी फांसी करेक्ट हो जाएगा। तो तद्भव शब्द है पूछा है ना, तो तद्भव शब्द आप लोगों का जो फांसी जो शब्द है ना वो तद्भव कहलाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 को ध्यान से पढ़िए। इनमें से तत्सम शब्द नहीं है ऑप्शन ए कपूर, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी अंगूठी या ऑप्शन डी अट्टालिका। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी अंगूठी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है बोला है। तो जो तत्सम शब्द जो नहीं है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो है ना अंगूठी वो करेक्ट हो जाएगा। और अंगूठी का अगर मैं तत्सम शब्द की बात करूँ ना तो अंगूठी का जो तत्सम शब्द होगा वो मुद्रिका हो जाएगा। क्या होगा? तो वो आप लोग का मुद्रिका हो जाएगा। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अंगूठी का जो तत्सम रूप होगा वो मुद्रिका हो जाएगा। तो इतनी सी बातें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं हम लोग। ये प्रश्न क्रमांक 27 को ध्यान से पढ़िए। श्रृंगार का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन ए श्रृंगार, ऑप्शन बी श्रृंगार, ऑप्शन सी श्रृंगार या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा आप बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो श्रृंगार जो शब्द है ना उसका अगर कि मैं तत्सम की बात करूँ ना तो वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो श्रृंगार लिखा है ना वो करेक्ट हो जाएगा। तो इतनी सी बातें आप लोगों को याद रखनी है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को ध्यान से पढ़िए। तत्सम शब्द अपनी भाषा के मौलिक रूप में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, जबकि तद्भव शब्द अपने रूप बदल लेते हैं। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में अक्षत शब्द का तद्भव रूप होगा। अर्थात आप लोग को बताना है ये जो अक्षत शब्द है ना उसका तद्भव रूप क्या होगा आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए अखात, ऑप्शन बी आखत, ऑप्शन सी औछत या ऑप्शन डी अच्छत। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 का ना जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग के लिए मैं होमवर्क के तौर पे छोड़ देता हूँ। आज के क्लास में जो ये होमवर्क है ना आप लोग को बताना है कि ये जो अक्षत शब्द है ना उसका तद्भव रूप क्या होगा आप लोग को बताना है। और इसमें जो कमेंट करेगा मतलब इसमें जो आंसर देगा ना उसका जो आंसर है मैं इंस्टेंटली करूँगा, मतलब तुरंत रिप्लाई करूँगा, ठीक है। आज मैं ना सारा दिन एक्टिवेट रहूँगा, ठीक है, दिन भर आप लोगों के लिए। और मैं एक बात आप लोग को बता दूँ, हो सकता है ना तो शाम को आप लोगों का ना मैं लाइव सेशन ले सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें किसी भी प्रकार की आप लोग का जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। तो लाइव में आप लोगों को उसका आंसर दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को कमेंट में अपना क्वेश्चन जरूर बताना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को करते हुए चलना है और आप इसका आंसर अवश्य देंगे, मुझे ये उम्मीद है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं। कसम शब्द किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज या ऑप्शन डी अरडी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी तद्भव करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो कसम जो शब्द है ना वो आप लोग का तद्भव शब्द है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा अगर मैं स्पेसिफिक बताऊँ ना ये जो कसम है वो किस भाषा का शब्द है तो वो आप लोग का अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? तो वो आप लोग का अरबी भाषा का शब्द है, ये बात आप लोग को याद रखना है। अगर यहाँ विदेशज लिखा होता ना तो हम लोग ऑप्शन नंबर विदेशज को ले लेते, लेकिन विदेशज शब्द नहीं लिखा तो जो तद्भव रूप है वो हम लोग ले लेंगे, ये बात आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तद्भव करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा ये जो कसम जो शब्द है ना उसका अगर कि मैं तत्सम की बात करूँ ना तो ये जो कसम है उसका तत्सम होगा प्रतिज्ञा। क्या होगा? तो वो आप लोग का प्रतिज्ञा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तत्सम जो शब्द रहेगा वो हम लोग कहते हैं ना कि मैं कसम खाता हूँ, और संस्कृत में बोलेंगे या हम लोग तत्सम में बोलेंगे तो मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, तो ये बोलते हैं ना हम लोग ऐसे इस प्रकार से। तो प्रश्न क्रमांक 29 का क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर बी तद्भव करेक्ट हो जाएगा। तो इतनी सी बातें आप लोगों को याद रखनी है। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं।
चलिए प्रश्न क्रमांक 30 को ध्यान से पढ़िए। तत्सम शब्द कहते हैं, तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए हिंदी शब्द को, ऑप्शन बी संस्कृत शब्द को, ऑप्शन सी देवनागरी लिपि को, या ऑप्शन डी उर्दू शब्द को। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। और मैंने आप लोग को शुरुआती में बता दिया था कि तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, देशज किसे कहते हैं, विदेशी किसे कहते हैं, सारी चीज़ को आप लोग को बता दिया है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी संस्कृत के शब्दों को करेक्ट हो जाएगा। मुझे पता है कि अनेक लोगों ने ना ऑप्शन नंबर बी संस्कृत के शब्दों को करेक्ट ले लिए होंगे। तो तत्सम जो शब्द है वो संस्कृत के शब्द को कहते हैं, ये बात आप लोग को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ ना तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। और नोटिफिकेशन मिले इसलिए ज़्यादा ज़रूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से किसी नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप लोगों का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो ना तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर मैं आज ही दूंगा आप लोगों सभी को इंस्टेंटली, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।